बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, इजराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद मशरिक़ वुस्ता जंग की लपेट में है। इस हवाले से इस वक्त पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या होगा और क्या इस खित्ते के अंदर बढ़ती हुई जंग किसके लिए ख़तरे का बायस होगी? क्या ईरान के अंदर इस वक्त जो है वो रजीम चेंज करना ही मकसद होगा या मामलात और आगे बढ़ जाएंगे? फिर खलीजी ममालिक के अंदर ईरान के हमलों के बाद की सूरत हाल बड़ी पेचीदा हो चुकी है। दूसरी तरफ इस एशिया के अंदर जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन जो कशीदगी है और जो अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर हमला किया गया, फायरिंग की गई सरहदों के ऊपर, उसका जवाब मुसलसल दिया जा रहा है। पाकिस्तान तकरीबन 32 किलोमीटर तक जो है अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर सिक्योरिटी फोर्सेस काबज़ हो चुकी हैं और उन तमाम जगहों पर भरपूर हमले किए गए जहां पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ज़मीन अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल किया जाता है, जहां तश्कीलें दी जाती हैं और जहां से लोग पाकिस्तान आकर हमलावर होते हैं। पाकिस्तान ने बारहा ये कहा कि इस अफ़गानिस्तान को ये बावर कराया कि आपकी सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है। वहाँ पर दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं जो पूरे रीजन के लिए ख़तरा है, लेकिन अफ़गान रजीम इस पर कान धरने को तैयार नहीं थी। फिर उससे बढ़ के पाकिस्तान की सरहदों पर फायरिंग कर दी जाती है। पाकिस्तान पर हमला आवर होते हैं अफ़गान रजीम के एहलकार, जिसका जवाब पिछले 2 दिन से ऐसा दिया जा रहा है कि कम से कम ये याद रखा जाएगा कि अगर पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख करके देखेगा तो उसे भरपूर जवाब मिलेगा। क्या दुनिया एक तीसरी जंग की तरफ बढ़ रही है? फिर ईरान, इसराइल और अमेरिका के माबैन जो जंग है ये कहाँ तक फैलेगी? दीगर ममालिक का किरदार क्या होगा? इसमें भी आज के प्रोग्राम के अंदर बातचीत करेंगे और ये भी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर अमेरिका और इसराइल को ज़रूरत क्यों पेश आई कि ईरान पर हमला आवर हो गए। फिर ईरान का गिला शिकवा जो है मशरिक़ वुस्ता के ममालिक से जो है उसका नतीजा क्या निकलेगा? मेरे साथ मौजूद है मुल्क के साबिक़ सीनियर सफारतकार जनाब जमील अहमद साहब। जमील अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर तजियाकार और नौजवान तहरीक पाकिस्तान के चेयरमैन अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, प्रोग्राम का आगाज़ में आपसे करना चाहूँगा। इस वक्त जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान जो है उसका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। पाकिस्तान ने ईरान पर होने वाले हमले की भी मज़म्मत की है और इस मुश्किल वक्त में सऊदी अरब और खलीजी ममालिक के साथ खड़े होने का ऐलान भी किया है। एक मुश्किल और आजमाइश का वक्त है और दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो कशीदगी है, हम वाज़ेह ये कर चुके हैं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अपने ख़िलाफ़ होने वाले जो वाक़यात हैं उस पर ना दरगुजर करेगा भी और ना किसी दहशतगर्द तंजीम को वहाँ पनपने दिया जाएगा कि वह पाकिस्तान पर हर रोज़ हमले करके मासूम शहरियों को निशाना बनाते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, 2 बड़े ही अहम टॉपिक्स हैं। पहली बात यह है कि जहाँ तक पाकिस्तान का ईरान के हवाले से मामला है, पाकिस्तान और ईरान के अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं और ज़ाहिर है हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब के साथ दिफाई एग्रीमेंट है और हम उसको भी कदर की निगाह से देखते हैं। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि जो पाकिस्तान का दफ्तर खारजा अभी किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है, जो मेरी इतलात हैं उसके अंदर यही है कि हम ईरान के हवाले से जो अभी उन्होंने एग्रेशन किया है, जो खिताई ममालिक के अंदर, अरब ममालिक के अंदर, उनको जो है वो किसी सूरत जो है वो आपस में उनके जो मोहब्बतें हैं उनको बरकरार रखा जा सके। लेकिन ईरान का भी एक मौक़िफ़ है जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है। ये ऐसे ही है कि जैसे अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्द बैठ के तालिबान के ज़मीन के ऊपर, वहाँ उनके सरज़मीन के ऊपर बैठ के पाकिस्तान पर हमले करते हैं। फिर हम कहें कि नहीं जी, तालिबान तो हमारे दोस्त हैं, हम तो उनके साथ कोई गिला नहीं है। नहीं, फिर हमने बढ़कर जो है वो उनके ऊपर एयर स्ट्राइक की। अब अगर अमेरिकी अड्डे वहाँ मौजूद हैं और वो ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो ज़ाहिर है वो आरती तो नहीं उतार सकते। उनकी वहाँ जो बेसेस हैं उनके ऊपर हमला करेंगे और ये उनकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी और माजी में भी उन्होंने कतर पे करके दिखाया था। लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर एक बात बड़ी अहम है और वो ये है कि तमाम जो अरब ममालिक थे उन्होंने अमेरिका को बावर कराया था कि आप हमारे जो बेसेस हैं उनसे आप ईरान पे कोई स्ट्राइक नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने उनकी एक ना सुनी और ये स्ट्राइक हो गई। बहरहाल देखते हैं कि अब ये ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि ये एक मिनी जो वर्ल्ड जिसको कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर, वो शुरू हो चुकी है जिसके अंदर
दो न्यूक्लियर पावर बराह रास्त इन्वॉल्व हैं, ईरान और जो इजराइल और अमेरिका, और एक पोटेंशियल न्यूक्लियर पावर जो है वो ईरान, वो उसके अंदर शामिल है। जबकि यूएई, गल्फ और इसके मुल्हिका इलाके और सऊदी अरब जो है वो इससे अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये तो एक बात यहाँ रह गई। जब अफगानिस्तान के ऊपर हम आते हैं तो अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान, देखें ना, एक इनफ इज एनफ की पॉलिसी होती है, लेकिन पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक्स की थी उनके ऊपर 7 जगहों के ऊपर, वो पाकिस्तान ने जो है बड़ी कैलकुलेटेड की थी और उनके ठोस शवाहिद और सबूत पूरी दुनिया को भी दिए थे और खासतौर पे अफगान रजीम को दिए थे। लेकिन उसके साथ कोई टच से मस न हुए, पाकिस्तान का नुकसान होता चला गया। आए दिन खुदकुश हमले हो रहे थे, मसाजिद के ऊपर हमले हो रहे थे और शिया सुन्नी जो है तफरीक डालने की एक कोशिश की गई मस्जिद खदीजतुल कुबरा के ऊपर हमला करके इस्लामाबाद में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में वो जो है वो मामला डिफ्यूज हो गया। अब पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो खड़ी है पाकिस्तान अफवाज के साथ, और मीडिया का एक बहुत ही जिम्मेदाराना रोल है जिसके अंदर उन्होंने पॉजिटिव जो है रिपोर्टिंग की, जिसके नतीजे के अंदर मेरे ख्याल में कौम की जहन साजी हुई। और आज मेरे ख्याल में ऑपोजिशन जमातों समेत कई लोग जो हैं, मां सवाए चंद एक के, बाकी तकरीबन सारे के सारे ऑन बोर्ड हैं। और हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर ये कार्रवाइयां जारी रखें। और मैं आपको सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज चल रही हैं, मैं उनकी तरदीद करना चाहता हूं शिद्दत से। ऑन अथॉरिटी मैं ये बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान आर्मी ने जो है अपने ऑपरेशंस हैं उनको किसी सूरत नहीं रोका, वो जारी और सारी हैं और वो तब तक जारी और सारी रहेंगे जब तक के मखसूस अहदाफ हम जो अफगानिस्तान के अंदर जो हमने अपने स्ट्रेटेजिक नौयत के और डिफेंस नौयत के और टेररिस्ट नौयत के जो हमने अहदाफ चुने हुए हैं, जब तक हम उनको अचीव नहीं करेंगे हम अपना ये सिलसिला जारी रखेंगे। मैं अब्दुल्ला साहब वापस आता हूँ आपकी तरफ। जमील अहमद साहब, रूस, चीन, तुर्किया, फ्रांस और स्पेन समेत दीगर ममालिक ने भी ईरान पर हमले की मजम्मत की है, जबकि तुर्किया ने सालसी की भी पेशकश की है। रूस का कहना है कि ईरान में जोहरी मुकामात को किसी भी सूरत जो है वो निशाना ना बनाया जाए। स्पेन ने तो अमेरिका सेल की एकतरफा फौजी कार्रवाई को मुस्तरद किया है। इस वक्त अक़वाम आलम का क्या प्रेशर इतना हो सकेगा कि ये जंग मजीद आगे ना बढ़े? नहीं, प्रेशर तो अक़वाम आलम का पहले भी नहीं हो सका। जब गजा के हवाले से जेनोसाइड जारी था, पूरी दुनिया में इंसानों का समुद्र निकल आया और उसके साथ साथ सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशंस को वीटो कर दिया गया। नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट निकल आया, उसके सर पर जो भी नहीं रेंगी। तो इस वक्त चाहे वो स्पेन हो, फ्रांस हो, रशिया ने एक तकड़ा बयान दिया है और बल्कि उन्होंने तो एक चार्जशीट दे दी है और कहा है कि ये जो मुज़ाकरात था ये सिर्फ मुमकिना हमले के बहाने तलाश किए जा रहे थे और वही हुआ। इसमें रशिया ने यहाँ तक बात कर दी। चाइना इस मामले में पहले भी बड़े डिप्लोमेटिक बयान उसने दिए थे जब जून में 12 दिन की जंग हुई थी ईरान और इजराइल की, और इस दफा भी चाइना ने जिस तरह, चाइना की ये फॉरेन पॉलिसी नहीं है कि बहुत खुलकर ऐसे मामलात में वो दे। हालांकि चाइना की जो शुनीद है कि तकरीबन 150 के करीब सॉर्टीज वो उन्होंने कुमक पहुंचाई थी ईरान को जून के बाद से लेके अब तक, जो कि हिस्से पुर्जे होते हैं, जो साजो सामान होता है मिसाइल्स के लिए। और यही वजह है कि जो रिपोर्ट मौजूद है उसके तहत 24/7 यानी 24 घंटे फैक्ट्रियां चला के उन्होंने हर महीने कोई 3000 के करीब मिसाइल, तो अब पिछले 8 महीने में जो पहले से उनके पास स्टॉक पाइल था वो था। तो कहने का मकसद ये है कि ईरान के पास जो इस वक्त उसकी सबसे बड़ी कुव्वत है, एक तो यह है कि उसका अपना रिजॉल्व है और दूसरी कुव्वत यह है कि उसके पास मिसाइल्स की और खासतौर पर सुपरसोनिक्स की। और जो ये डील का सिलसिला अभी आप सुन रहे थे, सुनीत तो क्या बल्कि अब मंजर-ए-आम पर आ गई थी कि ये जो 302 नंबर जो उनका एक मिसाइल है, सुपरसोनिक है, जो कि अमेरिकी बहरी बेड़ों को भी हिट कर सकता है क्योंकि इसके बड़ी लो एल्टीट्यूड होती है। तो वो अगर किसी लिहाज से चाइना ने पहुंचा दिया होता तो ये हमले की नौबत नहीं आती। लेकिन इसका मतलब यही हुआ कि न ईरान पर जो इल्जाम लगता रहा और मिटकाफ ने कहा आखिर में कि जी 1 हफ्ते के अंदर वो बना सकते हैं, उस वक्त ही मुझे इल्हाम जहन में खटकने लगा कि ये एक तैयारी कर रहे हैं कि 1 हफ्ते से पहले कोई, और मैंने अपना मजमून 18 तारीख को शाया किया था, गूगल पे मौजूद है, उसमें मैंने इसी खदशात का
इसी खदशात का मैंने इजहार किया था कि अगले चंद दिनों में ये हमला हो जाएगा, क्योंकि वो इशारे मिल रहे थे, वो जो साजो सामान चाहिए था, जो बयानात चल रहे थे, वो सारे मिल रहे थे। लेकिन अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? जो आज आपने डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुन लिया, जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान ने, जिस तरह अब्दुल्ला गुल साहब ने फरमाया है कि बिल्कुल वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान ने 2.5 साल बर्दाश्त करने के बाद, यके बाद दीगरे उसको वार्न करने के बाद, उनको और दुनिया को बताने के बाद, पाकिस्तान का इस मामले में ईरान से अगर दोनों कॉन्फ्लिक्ट को अलग-अलग करके देखा जाए तो कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए कि दुनिया, पूरी दुनिया से कहीं से भी किसी किस्म की आपने देखा कि कोई क्रिटिसिज्म नहीं आई पाकिस्तान के इस एक्शन के खिलाफ, इसलिए कि दुनिया ने सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस के मुताबिक भी देख लिया कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है और वहां किस तरह दहशत गर्द ग्रुप गिरदोनवा के ममालिक में ऑपरेट कर रहे हैं। और टीटीपी का खास तौर पर 2 मॉनिटरिंग टीम ने बताया, उसके अलावा अमेरिका के इंटेलिजेंस रिपोर्ट में और रशिया के 5 दिन पहले जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने दिया हुआ है। तो ये तमाम चीजों का अहाता अगर करें आप, तो अंदाजा ये होता है कि दुनिया कन्विंस थी कि पाकिस्तान ने जो किया, और है पाकिस्तान ने जो किया, बड़े एक ट्रांसपेरेंट तरीके से किया। बिल्कुल ठीक है। ये तो ब्रेक मैं एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल कर लूँ, जिसके बाद हम वापस आके इस पे बात करेंगे कि ये जो इजराइल, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान का गठजोड़ है, क्या इस वक्त जो हिंदुस्तान का किरदार है, खासतौर पर अगर हम उनके मीडिया की बात भी करें, एक तरफ जो है वो ईरान की हमायत की बात करते हैं, दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ ही इजराइल को उनका मीडिया जो है वो बता रहा है कि कैसे ईरान के ऊपर हमले किए जा सकते हैं। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये जो अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ है, आज आपने देखा होगा हिंदुस्तान का मीडिया जिस तरीके से ईरान के खिलाफ होने वाले हमलों को एक लिहाज से सपोर्ट करता भी नजर आता है, जिस तरीके से वो कह रहा है कि जनाब उनके ऊपर ऐसे हमले होने चाहिए, इस तरीके से वहाँ रजीम चेंज होनी चाहिए। बड़ा दोहरा किरदार है इस वक्त भारत का। एक तरफ अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काया जाता है, दूसरी तरफ इजराइल की जो है हमायत की जाती है ईरान के ऊपर। देखें, ये ईरान के साथ पहले इनका बड़ा शीरो चक्कर चल रहा था और बाकायदा वीज़ा फ्री जो है वो एंट्री पॉलिसी भी थी। उसके बाद जब ईरान और इजराइल जंग हुई, उसके अंदर जब इनके एजेंट पकड़े गए, तकरीबन गालिबन 78 एजेंट पकड़े गए, उसके बाद जो है सूरत हाल तब्दील होना शुरू हुई। फिर चाबहार से भी जो है वो राह फरार इख्तियार किया, और साथ ही साथ जो है अब मेरे ख्याल में वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस भी जो है वो बहुत सख्त कर दी गई हैं ईरान ने भारतीय लोगों के लिए। अब भारत जो है वो भागा दौड़ा क्योंकि उनको ये नजर आ रहा था कि ये मामलात जो है वो कहीं सुलझने वाले हैं और अमेरिका के साथ कोई शायद डील ना हो जाए, और एनरिच्ड यूरेनियम जो है उसके हवाले से, अफसूदगी के हवाले से कोई मामला तय ना पाया जाए। क्योंकि मेरी जो इस टाइम पे अली लारेजानी साहब से बात हुई, उसके अंदर मुझे काफी उनके मौकफ में लचक नजर आई और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद कोई जो डील है वो इस हवाले से जो है वो हो जाएगी। लेकिन नतीजा जो है वो ये हुआ कि नरेंद्र मोदी भागा, और नरेंद्र मोदी ने जो है वो कहा कि तुम फौरन जो है ईरान के ऊपर हमला कर दो, उधर से हम पाकिस्तान को अफगानिस्तान के जरिए एंगेज करेंगे, ताकि पाकिस्तान जो है अपनी मिलिट्री मसल जो है वो ज्यादा एग्जॉस्ट कर ले अफगानिस्तान में, और फिर हम पाकिस्तान को जो है जरा हमारे लिए पकड़ना आसान हो जाएगा। और इस दौरान अगर अमेरिका इस खित्ते से निकल गया तो फिर ना तुम्हारे काबू ईरान आएगा और ना हमारे काबू पाकिस्तान आएगा। इसलिए वो इंगेज करना चाहते थे अमेरिका को, और मेरा अभी भी ये जो मेरी इतलात हैं उसमें पहल इजराइल की जानिब से की, और अमेरिका को मजबूरन जो है इसमें अब कूदना पड़ा। और यही वजह है कि उन्होंने जितने भी अटैक्स किए हैं अभी वो नेवल बेसिस से, उन्होंने अपने नेवी से नहीं किए, यानी कि वो जो वॉरशिप्स जो इस टाइम पे 2 बहरी बेड़े वहां पार्क्ड हैं उनसे नहीं किए, बल्कि उन्होंने जो है अपने दीगर बेसिस से किए हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर ईरान ने जो है वो रिटेलिएट किया है। अब ये जो बात इसके अंदर है, हमें ये बहुत बड़ी गौर करनी चाहिए कि ये भारत का जो किरदार है वो क्या है। भारत का किरदार ये है कि जो कल ड्रोन आए पाकिस्तान के अंदर, एबटाबाद के अंदर, सवाबी में और नौशहरा के अंदर, ये तमाम के तमाम इजरायली मेड जो थे ये ड्रोन थे, और भारत ने ये अफगानिस्तान को दिए हुए हैं। अब इजराइल का और इंडिया का और अफगानिस्तान का एक नेक्सस बड़ा
खुल के सामने आया है। लेकिन साथ ही साथ अमेरिका की बात भी हमें समझ नहीं आती, और वो ये है कि जब एक तरफ वो उनके जो रिपोर्ट्स हैं वो खुद कहती हैं कि इस टाइम पे 26 दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में अंडर द अम्ब्रेला ऑफ तालिबान रिजीम बैठी हुई हैं, और फिर भी वो उनको जो है $40 मिलियन हर हफ्तावार जो है वो सपोर्ट कर रहा है। ये बात जरा बड़ी अजीब है। और साथ ही साथ $7.25 खरब का असला भी अफगानिस्तान में छोड़ गया जो दहशतगर्दों के हाथ लग चुका है। अब इन जो रशियन रिपोर्ट जिसका जमील साहब जिक्र कर रहे थे, और मैं भी ये समझता हूं कि जमील साहब की ये जो बात दुरुस्त है, क्योंकि मैं भी यही खदशा महसूस कर रहा हूं कि ये जो एक सिलसिला जिस तरीके से इनको ट्रैप किया गया है, और ये ट्रैप करने वाले बेंजामिन नेतन्याहू और जो बुचर ऑफ गुजरात है नरेंद्र मोदी, उन्होंने किया है अमेरिका की माइट को इस्तेमाल करने के लिए। अब जो रशियन रिपोर्ट है वो ये भी कहती है कि दुनिया के सबसे ज्यादा जो इस टाइम पे ड्रग स्मगलिंग है, जो कि सिंथेटिक ड्रग्स हैं, जो मेथ और आइस है, वो उसका महवर जो है वो अफगानिस्तान है। अब उसके बावजूद उनकी सपोर्ट करना, और भारत जो है जाके आउट ऑफ द वे उनकी सपोर्ट कर रहा है, फिर भी भारत के साथ दिफाई मुआहदा भी अमेरिका का होता है, और जो ट्रेड टैरिफ है वो भी 18% कम हो जाता है। लगता यह है कि पाकिस्तान जो है वो निशाना है और ईरान एक बहाना है। और मुझे ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की जो अभी गोल्डन ईगल एक्सरसाइजेज हुई थी, जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने कंडक्ट की थी, उनमें से 80% जो जहाज थे पाकिस्तान एयरफोर्स के, वो सदरन यानी कि बलोचिस्तान की तरफ जो है एक्सरसाइजेज कंडक्ट की गई, जबकि खतरा तो हमें जो है हमेशा इंडिया से रहा है। तो फिर हमने एक वक्त में यहां क्यों किया? इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री हायरार्की है उसको इस बात का बखूबी इदराक है कि हमें खतरा जो है वो कहां से जनरेट हो रहा है, क्योंकि एक मुल्क जो कि न्यूक्लियर का हसूल चाहता है, एक मुल्क जिसका जो मिसाइल प्रोग्राम है वो पाकिस्तान से कहीं इंफीरियर है, जबकि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम भी सुपीरियर है, और साथ ही साथ पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो है वो डिक्लेयर्ड मुल्क है। तो पाकिस्तान को कैसे ये स्पेयर करेंगे, क्योंकि नेतन्याहू तो ये बात बड़ा वाज़ेह कह चुका है कि पाकिस्तान से उसको थ्रेट है, और पाकिस्तान के न्यूक्लियर को वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसी सूरत के अंदर मेरे ख्याल में वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट। लेकिन पाकिस्तान जो इस टाइम पे सफारतकारी की कोशिश कर रहा है और मिलिट्री डिप्लोमेसी को मेरे ख्याल में इंटैक्ट करना चाहिए, जिस तरह माजी में डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास जब हमारे फील्ड मार्शल गए तो उसके बाद अगले दिन हमने देखा कि वॉर जो थी वो खत्म हो गई। लेकिन मैं आखिरी बात करके कि देखिए, याद रखें कि ये जो वॉर होती है ये कभी भी जो है वो शॉर्ट और प्रिसाइज नहीं हुआ करती, ये कोलैटरल डैमेज लेके आती है। और आप देखें कि इराक के अंदर जब ये गए तो कहा कि जी वॉर शॉर्ट होगी, लेकिन उसमें कई साल लग गए। अफगानिस्तान गए तो इन्होंने कहा कि जी वो हम चंद दिनों की बात है, जबकि 20 साल लग गए। तो ये वॉर जाना अपनी मर्जी होती है, और अगर ये प्रोलॉन्ग हो गई तो ईरान की जितनी भी प्रॉक्सीज हैं इस रीजन के अंदर वो एक्टिव हो जाएंगी, और फिर बहुत सारे मुमालिक जो हैं वो इसके अंदर कूद पड़ेंगे ईरान की जो मैं नहीं कहूंगा कि ईरान की मोहब्बत में, लेकिन अपने असले को टेस्ट करने के लिए वो जरूर कूद पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है जमील अहमद साहब, प्रोलॉन्ग होगी जंग, फिर अमेरिका और इसराइल के जो मकासद है वो कहां तक अचीव करके ये जंग खत्म हो सकती है? रजीम चेंज क्या बुनियादी मकसद होगा ईरान के अंदर? नहीं, रोड मैप तो बिल्कुल दे दिया ना। आज इससे पहले भी आते रहे हैं बयानात, लेकिन आज तो जो चंद घंटे पहले स्पीच की है डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने आखिरी जो इख्तितामी अपनी बात की है कि ईरानियन लोगों, आप जो है बस हम जब फिनिश करें, जब हम ये खत्म करें अपना ऑपरेशन, तो आप बस तैयार रहो और आप जाके टेक ओवर कर लो। तो रिजीम चेंज तो है, लेकिन रिजीम चेंज करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि एक वाहिद मुल्क था इस वक्त जो खुले आम आंखें दिखला सकता था इजराइल को, और इजराइल को दुनिया में और कौन सा ऐसा मुल्क था पूरी दुनिया में इस वक्त जो कि खुलेआम आंखें दिखला सकता, जो कि अस्करी लिहाज से भी और बाकी लिहाज से भी, अपने प्रॉक्सीज के लिहाज से, तो उसकी मज़ाहमत को वो खत्म करना चाहते हैं। ये और बात है कि दुनिया में नजरियात मरते नहीं, ये और बात है कि अंडरग्राउंड फिर मूवमेंट शुरू हो जाती है। जिस तरह अब्दुल्ला गुल साहब ने कहा, इस तरह के उनके प्रॉक्सीज जब एक्टिवेट होंगे, वो समझ रहे हैं नेतन्याहू और बाकी जो असेसमेंट दे रहे होंगे अमेरिकन कि शायद वो अदमुए हो गए हैं या उनको काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर दिया है। हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, इसी तरह सीरियन मिलिशिया हो गया या इराकी मिलिशिया हो गया, होती उन्हें तो आज भी बयान दिया है कि हम तो बाबुल मंदाल तक जो है वो इसको बंद कर सकते हैं, और हम
तो वहां के जहाजों को निशाना बनाएंगे और उनके पास काफी स्टॉक पाइल्स हैं, जिस तरह रिपोर्ट आ रही हैं होती। मैं खुद भी यमन में तैनात रहा हूँ, होतियों से मैं मिलता रहा हूँ, सदा में और बाकी जो उनके प्रोविंसेस हैं। मुझे मालूम है कि वो न सिर्फ पढ़े लिखे बल्कि बड़े कठिन किस्म के लोग हैं। बहरहाल उससे कतई नजर कि ये सारे प्रॉक्सीज अगर एक्टिवेट हो गए तो वो जाहिर है पूरे खत्ते में एक भौचाली कैफियत तो आ जाएगी। तो रहा सवाल कि आपने सवाल किया कि उसका मुख्तसरन फिर मैं कंक्लूडिंग लिहाज से ये बात कर लूं कि उनके अहदाफ जो हैं वो अमेरिकन कहते हैं कि हमारे अहदाफ बड़े सिंपल हैं कि हमें अमेरिकन को आइंदा कभी कोई खतरा ना रहे। और इसका मतलब अमेरिका, और मैं कहता हूँ अमेरिका इज इजराइल एंड इजराइल इज अमेरिका, और इसके पीछे बहुत सारी मवाद मौजूद है, बहुत सारे आर्गूमेंट मौजूद हैं। तो वो इजराइल भी यही चाहता था कि न्यूक्लियर इनरिचमेंट के काबिल ईरान अगले कई दहाइयों तक ना आ सके। तो ये तमाम, और फिर वो चार्जशीट जो उन्होंने दी पूरी ईरान को, उसको अगर देख लें। लेकिन असल बात यह है कि जो इनरिचमेंट वाली बात थी, मिसाइल्स वाली बात थी, या तमाम बातें जो थी वो इसीलिए थी कि ईरान उनको आंखें दिखला सकता था और ईरान जो है वो उनके सामने खड़ा होता था और कोई मुल्क नहीं। अब बिल्कुल सही है ये कि इसके बाद ताकतवर मुल्क कौन से रह जाते हैं जो खटकते हैं उनकी आंखों में? तुर्की और पाकिस्तान सरे फहरिस्त। ये बात तो दुरुस्त है, कोई ढकी छुपी इसमें लगी लिपटी बात तो है नहीं। ये तो अच्छी बात है कि जो हम मार्का हक के बाद जिस लिहाज से अपनी फॉरेन पॉलिसी को नेविगेट कर रहे हैं, तो अब तक कम से कम किसी को कोई ये बहाना नहीं है। हमारी जो इस वक्त सबसे बड़ी जो कमजोरी है और हमारी जो इस वक्त सबसे बड़ी कबाहत है हमारे साथ, वो ये है कि हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल डेट अगर मिलाएं तो वो पहाड़ बन के हमारे सर पर खड़े हुए हैं। कोई 361 के करीब बिलियन के करीब सारे बन जाते हैं डॉलर्स, तो वो बहुत ज्यादा हैं। और हमारी मईशत के हिसाब से तो ये हमारे दुश्मन चाहेंगे कि ऐसे हालात गिरदोनवा में हो, चाहे अफगानिस्तान के साथ या चाहे बाकी किसी मामले में। तो उस लिहाज से ताकि ये अमेरिका जिस तरह इंडिया और नरेंद्र मोदी का ये जो नेक्सस है नेतन्याहू के साथ, तो वो तो चाहेगा, इंडिया तो चाहेगा कि किसी तरीके से पाकिस्तान को ब्लीड करे, जिस लिहाज से करे, इकोनॉमिकली करे, वेस्टर्न बॉर्डर से करे, ईस्टर्न बॉर्डर से करे, और या किसी जगह उलझा के करे। तो ये तमाम चीजें तो उसकी तो ख्वाहिश है, जिस तरह इजराइल की ख्वाहिश है फिलहाल वक्ती तौर पर जाहिरन ईरान, और बाद में तो बता दिया आपको कि और कौन कौन निशाना हो सकता है। लेकिन फिलफौर जो है मोदी की एक जो पॉलिटिकल कैपिटल का बेड़ा गर्क हो गया मार्का हक के बाद, और जो उसकी हजीमत है उसको मिटाने के लिए और अगले इलेक्शन के लिए अपनी पार्टी को जिताने के लिए उसको कुछ ना कुछ ट्रॉफी चाहिए। तो अब जाके वो तो इजराइल के साथ हम आहंगी करने की न सिर्फ कोशिश करेगा, वो जफे मार मार के उनके साथ जितनी ज्यादा नेक्सेस बढ़ा सकता है वो बढ़ाएगा उसके साथ। और वो उसका शाखसाना हमें नजर आ गया, उसके असरात हमें नजर आ गए। वो जो ड्रोन की सूरत में जो आपने देखे कि एबटाबाद तक पहुंच गए और आइंदा। तो कहने का मकसद ये है कि ऑल ऑफ अ सडन ये सारी चीजें नहीं हुई हैं। इन सारी चीजों के पीछे पसे पर्दा काफी होमवर्क किया गया है इंडिया के तरफ से। ये तो जाहिरी तौर पर ठीक है, एक मुलाकात थी, वो अपनी जगह पर थी, कुछ एग्रीमेंट हो गए। कैंसेट में जो उन्होंने किया है उनके पार्लियामेंट में तकरीर की है, उसके जरा ऑप्टिक्स देख लें तो अंदाजा हो जाता है कि जैसे कि उनका जो है बिल्कुल ब्लड रिलेशंस साथ में मिल गए हैं, क्योंकि नजरियात उनके मिलते हैं, बुचरी दोनों ने एक जैसी की हुई है। तो उस लिहाज से तो पाकिस्तान को जाहिर है उससे खतरा और खदशा तो है। लेकिन पाकिस्तान के पास इस वक्त जो सबसे बड़ा एसेट है वो पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत है, और उसी पे हमें नाज करना चाहिए, उसी की सपोर्ट में हमें मेहनत करना चाहिए कि हम अपने हर लिहाज से एक लिहाज से मजबूत रहें, मरबूत रहें, ताकि हमें ये दोबारा कोई ऐसी सूरत हाल ना हो कि वो कोशिश करें कि हम हमारे साथ खिलवाड़ करने की। और इसके लिए हमें यकजा होके, हमें पूरी कौम, मिनहासुल कौम, अपनी तरक्की, अपनी मईशत, अपनी अस्करी कुव्वत, उसको बरकरार रखने के लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और काफी हमें इस मामले में अपनी डायरेक्शंस को बिल्कुल मुस्तहकम रखना पड़ेगा। जी नाज़रीन, अमेरिका, इजराइल और ईरान के जंग के माबैन बातचीत हो रही है, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ। वापस आते इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है खलीजी ममालिक के ऊपर ईरान ने जो हमले किए हैं, वहाँ पे जो अमरीकी इस वक्त अड्डे हैं, फौजी अड्डे हैं, उन पर हमले
क्या ये स्ट्रेटजी दुरुस्त साबित होगी? क्योंकि अगर देखा जाए, बाज़ लोग तनकीद ये कर रहे हैं कि ईरान ने अपने आप को तनहा कर लिया है, खलीजी ममालिक भी सारे अब उसके साथ नहीं होंगे, पूरा मशरिक़ वस्ता ईरान मुखालिफ होगा। देखिए मलिक साहब, सीधी सी बात है कि जब ईरान के ऊपर सुबह हमला हुआ तो क्या खलीजी ममालिक की जानिब से कोई जो है वो ऐसा और रिजेंटमेंट शो हुई? क्या उन्होंने कोई बयान दिया कि ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका का हमला जो है वो नाजायज है, जबकि मुज़ाकरात चल रहे हैं? तो फिर जब नहीं आया तो फिर देखें ना, उनको वो तनहा हो जाए या ना हो तो ये मतलब फ़र्क क्या पड़ता है? खलीजी ममालिक ने कौन सा किरदार अदा किया, माजी के अंदर क्या किरदार अदा किया, अब क्या किरदार अदा किया? बल्कि सच्ची बात है, ये शिया सुन्नी के तफरीक के अंदर जिस तरीके से, लेट्स बी ऑनेस्ट ना, हम भी लेट्स बी ट्रूथफुल अबाउट इट, कि इन लोगों ने कभी भी कोई परवाह नहीं की। तो आज भी कौन लोग हैं जो इस टाइम पे वहाँ इजराइल के साथ खड़े हैं? खलीजी ममालिक के नाम अभी मैं लेना शुरू कर दूं, आपको पता ही है कि अल-फाशिर में क्या हुआ सूडान के अंदर, आपको पता है कि सोमालीलैंड के हवाले से आपकी जो है इल्म मेरे से ज्यादा है। फिर इसी तरीके से जो यमन के अंदर किया गया, ये सारी चीजें, और फिर जो बलूचिस्तान में हो रहा है, क्या हमें नहीं मालूम कि कौन से खलीजी ममालिक इसमें इन्वॉल्व हैं? सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जी खलीजी जी। ममालिक तो चले, उनकी बात तो वो ठीक है कि उनका सिंपैथी लेनी चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये ऐसा एग्रेशन नहीं हो। ये बात तो मेरे दिल से बात कर रहा हूं। लेकिन दूसरी जानिब मुझे एक चीज और भी नजर आ रही है, वो एप्स्टीन फाइल है। एप्स्टीन फाइल जिसके अंदर नरेंद्र मोदी भी जो है वो रगड़ा जा रहा है, उसके बाल ब्रह्मचारी होने का जो है भांडा फूटने वाला है। और दूसरी बिल्कुल जानिब ठीक जो है। है सदर अमेरिका जो है वो खुद भी मेरे ख्याल में काफी मुश्किलात का शिकार है, और न्यू कॉन्स का एक दबाव के प्रेशर है उनके ऊपर, जो उनके पास जायनिस्ट लॉबी है उसका प्रेशर है। और फिर क्योंकि उनके ऊपर जो इस टाइम पे जो मिड टर्म इलेक्शन है वो सर पे खड़े हैं, देने के लिए कुछ है नहीं, मुझे लग रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो है इम्पीचमेंट की तरफ मामला चला जाएगा। बेहतर मेरे ख्याल में ये जमील अहमद साहब इस पे ज्यादा बेहतर बात बता सकते हैं, लेकिन मुझे जो है बड़ा खतरा नजर आ रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो कि नारा लगा के आए थे अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट ठीक है, अगेन, ठीक है। उन्होंने तो मेक जो इसराइल है वो ग्रेट करना शुरू कर दिया। आउट ऑफ बिल्कुल द ठीक वे है। जाके उन्होंने हर चीज के ऊपर उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जो कि माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ। और खुद यही वो ट्रंप थे जो अपनी इलेक्शन कैंपेन में इसराइल की जो पावर है उसको बिल्कुल कर्टेल ठीक है। करने की बात कर कर्टेल रहे थे, करने की उसकी बात है। सपोर्ट को जो है रिड्यूस करने की बात कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है। जमील अहमद साहब, ट्रंप साहब के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। क्या इम्पीचमेंट की बात जो अभी अब्दुल्ला साहब कर रहे थे, ऐसे इम्कानात मौजूद हैं? डोनाल्ड ट्रंप जंगें बंद करवाने आए थे, लेकिन आज कहा जा रहा है 8 ममालिक को उन्होंने जंग में धकेल दिया है। मैं इसका एक छोटा सा आपके सामने मंजरनामा पेश कर देता हूं। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप अपने स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच कर रहे थे, तो आपने देखा कि डेमोक्रेट्स बैठे रहे और उन्होंने एक वक्त में ये भी कहा कि शेम ऑन यू कि आप लोग बैठे हुए हैं और मैं ये इमिग्रेशन के बारे में इतनी मेहनत करके और मैं इतनी अमेरिका के लिए विषय और कोशिश कर रहा हूँ। ये बात उन्होंने अपने स्पीच के स्टेट ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट में बात की। जी लेकिन जब बात की ईरान के हवाले से, न्यूक्लियर के हवाले से, तो आपने देखा कि हाउस के तमाम अफराद खड़े हो गए, डेमोक्रेट्स क्या और रिपब्लिकन क्या। रिपब्लिकन। तो आप देखें कि उसको आप अगर देखें उसको कि अगर इस जंग में जो कि चढ़ाई की है उन्होंने ईरान के खिलाफ अपने अहदाफ हासिल कर लेते हैं, तो उसमें तो डेमोक्रेट भी, वही इजरायली लॉबी उसके पीछे भी है, डेमोक्रेट्स के पीछे, उनके अकाबरीन के पीछे, जो भी उनका प्रेसिडेंट बनता है वो क्या इजरायली लॉबी के सपोर्ट के बगैर बन सकता है, या जो भी रिपब्लिकन का प्रेसिडेंट बनता है क्या वो सपोर्ट के बगैर बन सकता है। तो बात ये है कि ईरान के मामले में तो ये सारे के सारे इकट्ठे हैं। और जहां तक इम्पीचमेंट का ताल्लुक है, इम्पीचमेंट तो उस वक्त हो कि अगर इस जंग में कोई उनका कोई बहरी बेड़ा गर्क हो जाए, समंदर बर्द हो जाए, तो फिर तो चले ठीक है, कह सकते हैं कि आप ये हार के आ गए हैं। डोनाल्ड ठीक। ट्रंप इधर आए हैं ट्रॉफी लेने के लिए। वो डोनाल्ड ट्रंप इसलिए नहीं आए हैं कि वो जंग को हार के चले जाएंगे इतने साजो सामान के लिए। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये इम्पीचमेंट का मामला जो उनके कानून में है वो जी जी। बहुत मुश्किल है। जी 2017-21 में आपने देखा होगा कि ये इम्पीचमेंट का सिलसिला चला, लेकिन वो एक्विट हो गया, वो मामला आगे बढ़ा नहीं। इस तरह एक दफा और तारीख में हुआ था, उस वो भी मेरा ख्याल है मटेरियलाइज नहीं हुआ। तो उनके इतने ज्यादा फिल्टर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो है बड़ा कठिन, लेकिन इम्पीचमेंट की तहरीक आ सकती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि जो अभी आई है, नए पोल्स आए हैं,
उसके मुताबिक रेटिंग्स तो अब सिर्फ जो 57% उनके मुखालफत में वोट आए थे, अब तो एक पोल ये भी बता रहा है 61%। लेकिन सारा दारोमदार होता है कि ये जो जी जी इस वक्त जंग में अपने आप को झोंका है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूरे साजो सामान के साथ, उससे वो क्या ट्रॉफी लेके जाते हैं अमेरिकन लोगों बिल्कुल के ठीक। लिए। लेकिन ये भी मैं वाज़ेह करता चलूं कि इस पे पूरी दुनिया का असर होगा अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ आज रात को बंद हो गया या कल तक बंद हो गया और बाबुल मंदाल पर से भी गुजरना खत्म हो गया शिप्स, तो दुनिया में जो भूचाल आएगा कुछ और नहीं तो माशी तौर पर ही, जिसमें कि दुनिया इसको बर्दाश्त, इसकी प्रोजेक्शन हुई है, वो प्रोजेक्शन पे ही अगर हम निगाह डाल लें तो हमें अंदाजा होता है कि उस प्रोजेक्शन में कितना नुकसान पूरी दुनिया, $3.5 ट्रिलियन का तो सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज का उसमें नुकसान हो बैठ जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज ऑयल के बारे में जो इकोनॉमिस्ट वगैरह ने, जो इकोनॉमी के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने किया है कि ऑयल की प्राइस 130 से ले 150 तक जा सकती है। ये जंग अगर थोड़ी सी और फैल गई, इन्फ्लेशन 6.7 तक जा सकता है। तो ये तमाम चीजों का तो असर एक आम आदमी पर, चाहे वो अमेरिका में रिसेशन जब शुरू होगा तो हर जगह उसका पड़ेगा, उसका एक बैक ठीक। प्रेशर भी आ सकता है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क तो जाहिर है बहुत सारे जो ऑयल प्रोड्यूस नहीं करते हैं और जिनका के बिल्कुल ठीक। ज्यादातर फॉरेन एक्सचेंज ऑयल पे खर्च होता है, उनको और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। बहरहाल अमेरिका भी ठीक। इससे बिल्कुल बच नहीं सकेगा। वो कहता है कि हमारे पास तेल है, लेकिन बाकी मामलात में ये असर और मजमरात इसमें होंगे। कंक्लूडिंग वन लाइन कि इम्पीचमेंट बहुत बहुत उनके का जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें कठिन उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन यू कांट रूल आउट अगर वो इस किस्म की बोंगियां चलती रही। जमीर अहमद साहब, अब्दुल हमीद गुल साहब, दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।